हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, किंतु अन्य जीव जंतु अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। और जो जंतु अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हें हम शाकाहारी जीव कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं गाय, भेड़, बकरी, घोड़ा ये सीधे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ जंतु मांस के रूप में अपना भोजन लेते हैं, उन्हें हम मांसाहारी जीव कहते हैं, जैसे कि शेर, चीता, अजगर, बाज आदि। और कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो पौधे और जीवों दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इनको हम सर्वाहारी कहते हैं। इसका उदाहरण है मनुष्य। भोजन के द्वारा जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। कक्षा 6 में आप भोजन के घटक के बारे में पढ़ चुके हैं। भोजन के प्रमुख घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सभी जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जंतु इनका सीधा अवशोषण नहीं कर पाते हैं, इसीलिए पहले इन्हें सरल पदार्थों में रूपांतरित कर लिया जाता है ताकि इससे ऊर्जा प्राप्त हो सके। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना ही पाचन कहलाता है। अब हम खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न जीवों में खाद्य की अंतःग्रहण विधि अलग अलग होती है। जैसे कि आप जानते ही हैं, मधुमक्खी मकरंद चूसती है। मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं के जो शिशु होते हैं वो माँ का दूध पीते हैं। अजगर अपने शिकार को पूरा ही निगल जाता है। जलीय प्राणी अपना भोजन जल में तैरते हुए कणों से प्राप्त करते हैं। दोस्तों, समुद्र में पाई जाने वाली स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के ठोस कवच वाले जंतुओं को अपने आहार के रूप में लेती है। जब वह भोजन ग्रहण करती है तो उसका आमाशय वो बाहर निकालती है। भोजन ग्रहण करने के बाद वापस आमाशय शरीर में चला जाता है और वहाँ धीरे धीरे भोजन का पाचन होता है। अब हम मनुष्य में पाचन के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो अंदर जाने के बाद भोजन का क्या होता है? आइए जानते हैं। मानव का पाचन तंत्र आहार नाल और श्रावी ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। इसके मुख्य भाग हैं मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा या मलद्वार। अब हम प्रत्येक भाग को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले है मुख गुहा। मुख में आहार को ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। मुख गुहा में भोजन को दांतों की सहायता से चबाया जाता है। हमारे दांत मसोड़ों में धंसे होते हैं और ये प्रमुखतः 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रद्नक, अग्रच्वर्णक, च्वर्णक। इस चित्र को ध्यान से देखिए। कृंतक जिनकी की संख्या 8 होती है, 4 ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं, 4 निचले जबड़े में पाए जाते हैं और इनका काम होता है किसी भी खाद्य पदार्थ को काटना। इसके बाद आते हैं रद्नक, जिनकी की संख्या 4 होती है, 2 ऊपरी जबड़े में और 2 निचले जबड़े में। ये चीरने और फाड़ने का काम करते हैं और ये किनारे वाले दांत होते हैं। अग्रच्वर्णक, इनकी कुल संख्या 8 होती है, निचले जबड़े में 4 और ऊपरी जबड़े में 4। ये चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं। इसके बाद जबड़ों में च्वर्णक होते हैं, जिनकी कुल संख्या 12 होती है, ऊपरी जबड़े में 6 और निचले जबड़े में 6। इस प्रकार मनुष्य में कुल 32 दांत पाए जाते हैं, जिनको कि आप इस तालिका के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। मुख गुहा में दांतों के अलावा जीभ भी होती है। यह एक मांसल पेशीय अंग है जो कि हमें स्वाद का अनुभव कराती है। इसके अलावा यह हमें बोलने में भी सहायता करती है। जीभ की सतह पर स्वाद कलिकाएं होती है, जिससे हमें भोजन के स्वाद का पता चलता है। जैसे कि नींबू का रस स्वाद में खट्टा होता है, शक्कर का विलयन स्वाद में मीठा होता है, करेले अथवा नीम का रस स्वाद में कड़वा होता है और नमक का विलयन स्वाद में खारा होता है। जब हम भोजन चबाते हैं तो लाला ग्रंथि या लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है, जो कि मुख गुहा में स्टार्च का पाचन कर देता है। अब भोजन ग्रास नली में आता है। ग्रास नली मुख गुहा और आमाशय के बीच का भाग होता है। इसकी दीवारों में लगातार संकुचन होता रहता है, जिससे कि चबा हुआ भोजन नीचे की तरफ खिसकता है और आमाशय में आ जाता है। आमाशय एक थैलीनुमा जे की आकृति वाला भाग है, जिसका कि अंतिम सिरा छोटी आंत में खुलता है। आमाशय की दीवारों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है और यह अन्य पाचक रसों को भोजन पाचन में सहायता प्रदान करता है। पाचन के पश्चात भोजन छोटी आंत में आता है। यह एक कुंडलित संरचना होती है, जिसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है
और यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव को प्राप्त करती है। यकृत या लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह गहरे भूरे लाल रंग की होती है। यकृत से पित्त रस का स्राव होता है जो कि पित्ताशय में संग्रहित होता है। यह वसा का पाचन कर उसे वसा अम्ल और गिलसराल में परिवर्तित कर देता है। अग्नाशय एक हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो कि आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। यह अग्नाशयिक रस का स्राव करती है जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करता है और उसे सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि छोटी आंत में कैसे अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। पचा हुआ भोजन छोटी आंत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहा जाता है। छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें कि दीर्घरोम या रसाअंकुर कहते हैं। ये रसाअंकुर अवशोषण का क्षेत्र बढ़ा देते हैं और पचे हुए भोजन का अवशोषण करके उन्हें रुधिर वाहिकाओं में पहुंचा देते हैं। रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से यह शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। छोटी आंत का अंतिम सिरा बड़ी आंत में खुलता है और बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में थोड़ी चौड़ी होती है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। यह जल और लवणों का अवशोषण करती है तथा बिना पचे हुए भोजन को बड़ी आंत में से होकर मलाशय तक पहुंचाया जाता है। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया को निष्कासन कहा जाता है और यह अपशिष्ट पदार्थ गुदा द्वार द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, अब हम घास खाने वाले जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे कि घास खाने वाले जंतुओं में पाचन की क्रिया कैसे होती है। आप सभी ने गाय को तो देखा ही होगा। यह एक शाकाहारी जंतु है जो अपने भोजन के रूप में हरे पौधे एवं घास को खाती है। पहले यह उन्हें निगल कर अपने आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेती है। यह इनका प्रथम आमाशय या रुमेन कहलाता है। रुमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन ये छोटे छोटे टुकड़ों में पुनः मुंह में लाते हैं और इसे दोबारा धीरे धीरे चबाते हैं। इसे रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। घास में सेल्यूलोज पाया जाता है। यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सभी शाकाहारी जीव जैसे बकरी, हिरण, गाय आदि के रुमेन अर्थात प्रथम आमाशय में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु हम मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते क्योंकि ये जीवाणु हमारी बड़ी आंत में नहीं पाए जाते। अब हम अमीबा में संभरण और पाचन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं, अमीबा एक सूक्ष्म जीव है जो कि माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि अमीबा जो कि एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है वह अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? आइए जानें। अमीबा तालाब के जल में पाए जाने वाला एक सूक्ष्म जीव है। यह अपने शरीर की आकृति को निरंतर बदलते रहता है। इसमें एक या एक से अधिक पादाप या कृत्रिम पाँव पाए जाते हैं जो कि इसे पानी में गति प्रदान करते हैं और भोजन ग्रहण करने में सहायता करते हैं। जब कोई खाद्य कण इसके समीप आता है तो यह अपने पादाप को विकसित कर उसे निगल लेता है और वह खाद्य कण अमीबा की खाद्यधानी में फंस जाता है। यहीं पर पाचन की क्रिया संपन्न होती है और पचा हुआ भोजन अवशोषित करके अपशिष्ट पदार्थों को खाद्यधानी से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, आज हमने अध्याय 2 प्राणियों में पोषण के अंतर्गत खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ, मानव में पाचन और शाकाहारी जंतुओं में पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, इसके साथ साथ अमीबा में संभारण और पाचन कैसे होता है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अब आप अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे प्रश्नों के उत्तर के साथ। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इस टॉपिक को समझने में आपकी सहायता करेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।